विद्यार्थियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय इतिहास अध्ययन की श्रृंखला में आज मैं शुरुआत करता हूं प्राचीन भारतीय इतिहास से। विद्यार्थियों, ऐतिहासिक कालखंड को तीन भागों में बांटकर समझा जा सकता है। एक कालखंड है प्राचीन भारत, दूसरा कालखंड है मध्ययुगीन भारत, और तीसरे कालखंड में हम आधुनिक भारत को शामिल करते हैं। तीन कालखंड आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में जुड़े हुए प्रश्न इसी से संबंधित होते हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला में आज मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में। विद्यार्थियों, चाहे आप महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इन सभी में जब भी आप प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी सोर्सेज, स्रोत। अब विद्यार्थियों, आपके दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि सोर्सेज क्या होते हैं। विद्यार्थियों, सोर्सेज, जिनको हम हिंदी में कहते हैं स्रोत, स्रोत वे तरीके हैं, वे साधन हैं जिनसे कि आप इतिहास को जान सकते हैं, जिनसे कि आप इतिहास को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, एक्स वाई जेड, किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में किन लोगों से जानकारी मिलती है, वे स्रोत होते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें सोर्सेज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को विद्यार्थियों दो भागों में बांटा जाता है। पहला है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब विद्यार्थियों वे सोर्स है जो जुड़े हुए हैं साहित्य से, यानी साहित्य जो हमारे पास किताबों के रूप में है, ग्रंथों के रूप में है, लिखित विवरण के रूप में है। तो इस प्रकार के स्रोतों को हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और दूसरे सोर्स है जो विद्यार्थियों आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल यानी जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे सोर्सेज जिनका संबंध जमीन से है, जो हमें अभिलेखों के रूप में मिलते हैं, जो हमें सिक्कों के रूप में मिलते हैं, जो हमें मूर्तियों के रूप में मिलते हैं, जो हमें गुफाओं के चित्रों के रूप में मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। यानी मोटे तौर पर आपके दिमाग में दो कैटेगरी अच्छी तरीके से जम जानी चाहिए कि स्रोत कितने प्रकार के हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के। तो तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि साहब ये दो प्रकार के सोर्सेज हैं। पहला है लिटरेरी सोर्स, जो हमारे पास किताबों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, लिखित विवरण के रूप में है। और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, जो किताबों के रूप में, विवरण के रूप में, और पुरातात्विक स्रोत जो कि सिक्कों के रूप में, कॉइन्स के रूप में, अभिलेखों के रूप में, और भी कई चीजों के रूप में है। अब इनका भी कैटेगरी वाइज विभाजन है। जो साहित्यिक स्रोत है इनको मोटे तौर पर दो सब कैटेगरी के अंदर और बांटा गया है। सब कैटेगरी कौन सी? सब कैटेगरी में आप देखिए, रिलीजन यानी धर्म, और धर्म निरपेक्ष यानी वे विवरण, वे साहित्यिक विवरण जो धर्म से संबंधित है, जिसमें वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो साहित्यिक स्रोत है और जिनको हम धार्मिक कैटेगरी के ऊपर विभाजित कर रहे हैं, वो तीन प्रकार के हैं।
वैदिक है, जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत दूसरी कैटेगरी है, वो कैटेगरी है धर्मनिरपेक्ष, यानी विद्यार्थियों एक ऐसा लिखित विवरण, प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ एक ऐसा लिखित विवरण जिसको जानने के हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत है उनका संबंध किसी धर्म से नहीं है, वे धर्मनिरपेक्ष है, यानी कला से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वास्तु से जुड़े हुए हैं, राजतंत्र के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के विवरण धर्मनिरपेक्ष विवरण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है ना, वो इस प्रकार का विवरण है जो हम धर्मनिरपेक्ष स्रोत के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, जो मौर्य युगीन घटनाक्रम के बारे में जानकारी देता है, या संध्याकर नंदी द्वारा लिखित रामचरित्र, या वाकपति राज का गौड़ बहू। तो ये इस प्रकार की विवरण है। एक तीसरी कैटेगरी और जाती है विद्यार्थियों, जिसको हम कहते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी वे विवरण जो कि हमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के रूप में उपलब्ध होते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, डिटेल्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्री, विदेशी यात्री जो समय समय पर हिंदुस्तान आए या नहीं भी आए तो उन्होंने किसी तीसरे आदमी के माध्यम से इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस कैटेगरी को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, यूनानी यात्रियों के विवरण, चीनी यात्रियों के विवरण और मुस्लिम यात्रियों के विवरण। तो इस कैटेगरी को हम जैसे जैसे डिटेल आई तब हम बड़े गौर से इसको समझेंगे। तो आज सबसे पहले इन सोर्सेज के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं सबसे पहली बात आपसे एक ही करूंगा कि ये जो दोनों स्रोत हमारे सामने उपलब्ध है, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत है चाहे वो साहित्यिक स्रोत है, इनकी यूटिलिटी क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, कौन सा कम रिलायबल है, किसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा करें, किसके ऊपर कम भरोसा करें। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखना। हालांकि दोनों ही अपने आप में उपयोगी है, लेकिन जहां तक रिलायबिलिटी की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, सत्यता की बात करते हैं, तो साहित्यिक स्रोत ऐसे सोर्सेज है जो थोड़े कम यकीन के लायक है। यानी ऐसा माना जाता है कि इनको लिखने वाला व्यक्ति इतिहासकार होने से पहले एक व्यक्ति होता है और उसकी कुछ अपनी पूर्व धारणाएं होती है, पूर्वाग्रह होते हैं। तो इसके कारण उसके द्वारा पेश किया जाने वाला ऐतिहासिक विवरण पूर्णतः सत्य हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। जबकि पुरातात्विक विवरण ऐसे विवरण है जो आसानी से फेर बदल उनमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें चट्टानों के रूप में खुदे हुए अभिलेखों के रूप में दिखते हैं, गुफा अभिलेखों के रूप में दिखते हैं, सिक्कों पर अंकित विवरण के रूप में दिखते हैं। लेकिन मैंने एक तरफ तो ये कहा कि साहित्यिक स्रोत कम विश्वसनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी विवरण ऐसा जिसकी पुष्टि साहित्यिक स्रोत भी कर रहा है या पुरातात्विक स्रोत भी कर रहा है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें उल्लेख मिलता है पुष्य मित्र सोम का, पुष्य मित्र सोम, पुष्य मित्र सोम जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट ब्राह्मण किंग ऑफ द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का सबसे पहला वो ब्राह्मण किंग था। तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया। पुष्य मित्र सोम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया जाना एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि साहित्य में भी हो रही है, पतंजलि के महाभाष्य में भी हो रही है और गार्गी संहिता के युग पुराण नामक चैप्टर से भी हो रही है। साथ साथ पुष्य मित्र सोम का नवा वंशज काशी का शासक धनदेव, उसके अयोध्या अभिलेख में भी इस बात की जानकारी मिल रही है। वो ये कह रहा है कि मेरे महान पूर्वज पुष्य मित्र सोम ने एक नहीं बल्कि दो अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया।
तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा विवरण जिसकी पुष्टि साहित्यिक स्रोत भी करे और पुरातात्विक स्रोत भी करे तो वो ज्यादा ऑथेंटिक और विश्वसनीय माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की इस छोटी सी कक्षा में मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताने की कोशिश की, स्रोतों की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आगे की कक्षा में मैं इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।